हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे रिवीजन क्लास में हम फर्स्ट यूनिट के इन दो टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज अ पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड सेकंड वन इज अ एक्सप्रेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ n पार्टिकल्स इन अ k कंपार्टमेंट ऑफ अ डिफरेंट साइज। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट टॉपिक है आपका पोस्टुलेट्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसमें हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के सिद्धांत हैं। मैं ये कह सकती हूँ दूसरी लैंग्वेज में। इट मीन्स इन पॉइंट्स का हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम किसी सिस्टम पे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को अप्लाई करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अब वो पॉइंट्स क्या हैं। मेनली स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें 6 पॉइंट कंटेंट है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इसका यही बनता है कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जिन गैसेस या ये कह दो कि हम जिन सिस्टम की बात करेंगे उसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और वो डायनामिक सिस्टम होगा। नॉर्मली मींस द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन। आपको जनरली पता भी है, अगर आपके पास कोई चैम्बर है, इसके अंदर हमने एटम या मॉलिक्यूल्स को फिलअप किया हुआ है, तो ऑब्वियस है वो एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे एज वेल एज कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं कह सकती हूं द ऑल गैसेस एंड अ सिस्टम composed of a large number of molecules which are in a state of constant random motion। constant word इसलिए यूज किया स्टूडेंट्स कि वो मोशन में ही रहेंगे। रैंडम मीन्स उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, और वो किसी भी डायरेक्शन में कोलाइड कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। अब बात करती हूं मैं सेकेंड पोस्टुलेट की। तो हमारा सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है स्टूडेंट्स कि अगर हमें कोई सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है और उसमें हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ले रहे हैं दैट मस्ट बी कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट कि अगर मैंने आपको सिस्टम दिया, उसमें मैंने स्टार्टिंग में जितने मॉलिक्यूल्स डिक्लेयर कर दिए वो मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहने चाहिए। मीन्स ना तो वो इंक्रीज हो सकते हैं ना ही डिक्रीज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको उसके लिए एक स्पेशलाइजेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। बट नॉर्मली जो हमारे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सिस्टम स्टडी किए जाएंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। आप इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि जैसे आपने n ले लिया कि टोटल सिस्टम में हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैंने ऐसे लिखा n1 प्लस n2 एंड सो ऑन nk। क्लियर? मीन्स हमने जो हमारे पास पूरा सिस्टम है उसमें किसी स्टेट में n1 पार्टिकल्स डाले हैं, किसी में n2 है, तो जब आप टोटल करोगे ना तो वो कांस्टेंट रहेंगे। बट इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, n1 चेंज हो सकता है। मीन्स एक कंपार्टमेंट से दूसरे में पार्टिकल जा सकते हैं और दूसरे से पहले में भी आ सकते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल विल रिमेन कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट। तो हमारा सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है स्टूडेंट कि टोटल नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस और अ सिस्टम दैट यू हैव कंसिडर रिमेन कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट। अब मैं बात करती हूं थर्ड पॉइंट की स्टूडेंट्स। तो हमारा थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि टोटल एनर्जी जो है पूरे सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो स्टूडेंट्स में। जिस तरीके से किसी कंपार्टमेंट में डाले जाने वाले पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं है, जैसे n1 कांस्टेंट नहीं है, n2 कांस्टेंट नहीं है, nk भी कांस्टेंट नहीं है, बट n कांस्टेंट था, सेम वैसे ही टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी और उसको हम कैपिटल U से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स। अब जैसे मान लो, इसमें मैं ना आपको ये चीज बता देती हूँ कि जब आप किसी भी सिस्टम को स्टडी करते हो ना स्टूडेंट, तो होता क्या है, उस पूरे सिस्टम को जिसको आप कंसीडर कर रहे हो उस स्पेस को बोला जाता है फेस स्पेस। मीन्स द रीजन इन विच यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर पार्टिकल, दैट रीजन इज नॉन एज फेस स्पेस। होता क्या, नॉर्मली हम फेस स्पेस को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। क्या चीज बोली मैंने, पहले हमारे पास टोटल जो रीजन होगा उसको हम बोलते हैं फेस स्पेस, और फेस स्पेस को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और कंपार्टमेंट्स को शेल्स में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स। आई रिपीट,
फेज स्पेस इज अ रीजन in which you are distributing your system's molecules. फेज स्पेस को हम छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड करते हैं जिनको बोला जाता है कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट का साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है. और कंपार्टमेंट को हम जी से डिनोट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट हमारे पास के होंगे. स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना. और इस बुक में आपके सिलेबस को करवाते वक्त मैं ये नोटेशंस स्टैंडर्ड यही रखूंगी ताकि हमें बार बार उस चीज को चेंज ना करना पड़े. गॉट माई पॉइंट. के से हम किसको डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? कंपार्टमेंट के टोटल नंबर को. ठीक है. अब हर कंपार्टमेंट को मैं फिर से डिवाइड करूंगी. जिस चीज में मैं उसको डिवाइड कर रही हूं उस रीजन को बोला जाएगा शेल्स. गॉट माई पॉइंट. और शेल्स का साइज हमेशा सेम रहेगा. शेल्स का साइज हमेशा सेम रहेगा. वो अलग बात है कि क्लासिकल में कितना होगा, क्वांटम में कितना होगा, वो हम सेकंड और थर्ड यूनिट में कर चुके हैं. मैं उसको यहाँ पे नहीं डालूंगी वरना हम अपने मेन आर्टिकल से डेविएट हो जाएंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट में बस इतना पता होना चाहिए कि पूरे रीजन को आपने डिवाइड किया. ठीक है. पूरे रीजन को पहले आप फेज स्पेस बोलोगे. फेज स्पेस को आप नंबर ऑफ रीजन्स में डिवाइड करोगे, दैट इज कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट का साइज सेम भी हो सकता है आपस में और डिफरेंट भी हो सकता है. टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स को हम के से डिनोट करेंगे और कंपार्टमेंट को फिर हम फर्दर डिवाइड करेंगे शेल्स में और शेल्स का साइज जो होगा वो सेम होगा. गॉट माई पॉइंट. अब स्टूडेंट्स मैंने ये कहा कि जैसे मैंने यहां लिखा था N1, N2, Nk, तो यहाँ N1 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन फर्स्ट कंपार्टमेंट. इसलिए मुझे ये चीज यहां बतानी पड़ी. ठीक है ना. N2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेकेंड कंपार्टमेंट. इस तरह से आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो एक कंपार्टमेंट के पार्टिकल चेंज हो सकते हैं. मीन्स मान लो मैंने फर्स्ट कंपार्टमेंट में 10 डाले थे, सेकेंड में मैंने 5 डाले थे. अब मैं हो सकता है कि पहले वाले 10 में से 2 उठा के सेकेंड में डाल दूं तो पहले वाले में 8 हो जाएंगे और दूसरे वाले में 7 हो जाएंगे, बट टोटल तो 15 ही रहे. यही चीज कहना चाह रही हूं मैं कि कंपार्टमेंट में एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कैन पॉसिबल, बट टोटल पार्टिकल क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे. ठीक है. और एक कंपार्टमेंट में जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे उनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी. जैसे देखो मैंने ये कहा कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो भी पार्टिकल आएंगे उन सबकी एनर्जी U1 होगी. सेकेंड कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल्स आएंगे उनकी एनर्जी U2 होगी. इस तरह से करते करते मैंने कहा केथ कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल्स आएंगे उनको एनर्जी कितनी मिलेगी? UK. तो आप खुद देखो फर्स्ट कंपार्टमेंट में पार्टिकल है कितने? N1. एक की एनर्जी U1 है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी फर्स्ट कंपार्टमेंट में स्टूडेंट्स? N1 U1. सेकेंड में N2 U2. इस तरीके से आप करते जाओगे तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे? Nk UK. तो टोटल एनर्जी आपके पास ये जो मैंने लिखी है U, ये कांस्टेंट होनी चाहिए. गॉट माई पॉइंट. तो थर्ड पोस्टुलेट हमारा क्या बना? द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U रिमेन कांस्टेंट. गॉट माई पॉइंट. अब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स फोर्थ पोस्टुलेट की. फोर्थ पोस्टुलेट में यही चीज है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की स्टूडेंट्स कि एलिमेंट्री शेल्स मतलब फेज स्पेस को फाइनली हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो एलिमेंट्री शेल्स में कर रहे हैं और एलिमेंट्री शेल्स का साइज हमेशा सेम होगा. ठीक है. सबका साइज सेम लेना है आपने. उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक शेल का साइज बड़ा ले लिया और एक का छोटा ले लिया. ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स. ठीक है. तो ये हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट कि इन अ फेज स्पेस ऑल द एलिमेंट्री शेल्स आर ऑफ द इक्वल साइज. अब मैं बात करती हूँ फिफ्थ पॉइंट की स्टूडेंट्स. तो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस बनेंगे उसमें आप किसी के साथ भी पार्शियल नहीं हो सकते. ठीक है. इसको दूसरी फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं पोस्टुलेट ऑफ अ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी. और ये एक फंडामेंटल पोस्टुलेट है स्टूडेंट्स कि हम किसी भी सिस्टम में जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं देन वी कांट बिकम, ये कह सकते हो पार्शियल. हम पार्शियल नहीं हो सकते. वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली टू अकर. ठीक है. जितने भी इवेंट बनेंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए
वो सेम होगी। गॉट माई पॉइंट। ये हुआ हमारा 5th पोस्टुलेट। अब मैं बात करती हूँ 6th पोस्टुलेट के स्टूडेंट। 6th पोस्टुलेट जो है हमारा, उसकी थोड़ी सी झलक आपको उस टाइम भी मिली थी स्टूडेंट्स जब हमने स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन किया था। उस टाइम भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब सिस्टम में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं तो हमारा सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहने की कोशिश करता है। मैं उसी चीज को अब 6th जो पोस्टुलेट है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में उसको मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा 6th पोस्टुलेट ये कहता है स्टूडेंट कि थर्मोडायनेमिकली सिस्टम जिस स्टेट में होता है ना, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, और स्टैटिस्टिकली हम जिस स्टेट की बात करते हैं दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि थर्मोडायनेमिकली जिस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो स्टेट मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है। ये हमारा 6th पोस्टुलेट है। आई रिपीट, द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम corresponds to a maximum probability. Got my points? तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पोस्टुलेट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के। कई बार एग्जाम्स में 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और वैसे भी आपको जो आगे की डेरिवेशंस करनी है उसमें हर डेरिवेशन में इनका यूज होगा, क्योंकि हम इनको कंसीडर करके ही आगे की डेरिवेशंस में प्रोसीड करेंगे। ये स्टूडेंट्स आपके बुक में मेंशन किए हुए हैं पोस्टुलेट, इनको आप यहां से रीड आउट कर लेना और लर्न भी कर लेना। स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं एक्सप्रेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन k कंपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट साइज। स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन ना थोड़ा हटके इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर हम जो कंपार्टमेंट ले रहे हैं उसमें मैंने यहाँ पे मार्क क्या किया हुआ, डिफरेंट साइजेस। गॉट माई पॉइंट? अगर देखो साइज सेम होता तो हम पार्टिकल चूज करते और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बट साइज डिफरेंट होने की वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स की अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट तो करनी है कि हम पार्टिकल चूज कैसे करते हैं, बट उसके साथ ही हमें साइज पे भी ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो अब देखो मैं इस डेरिवेशन को कैसे प्रोसीड करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक ये बॉक्स सेलेक्ट कर लिया है और इस बॉक्स का कंप्लीट का एरिया जो है वो कैपिटल A है। ठीक है, अब इस बॉक्स में मैंने सभी पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा कि ये जो बॉक्स है इसमें K कंपार्टमेंट है और सबका साइज डिफरेंट है। तो पहले मैं इसमें कंपार्टमेंट्स बनाती हूँ स्टूडेंट्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने इस पूरे बॉक्स को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और कंपार्टमेंट बनाते वक्त स्टूडेंट्स मैंने ट्राई किया है कि उनका साइज डिफरेंट आपको विजुअलाइज भी हो। तो आप देख सकते हो ये कंपार्टमेंट बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है, तो इन सब कंपार्टमेंट का साइज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब इन सब का साइज हमारे पास डिफरेंट है, तो मैंने टोटल नंबर जो कंपार्टमेंट्स के लिए हैं वो K हैं। I repeat, I have considered a system in which I have taken a box having total area denoted by capital A, and this box is divided into compartments of a different sizes, and the total number of compartments are K. Got my point? अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं स्टूडेंट्स? N। मुझे n पार्टिकल्स को इन बॉक्स के, ये जो बॉक्स है इसके कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब मेरे को इनको 1 बाय 1 मैंने इनके एरिया को भी बता दिया कि टोटल कंपार्टमेंट K हैं। तो मान लो फर्स्ट कंपार्टमेंट का एरिया A1 है, सेकंड कंपार्टमेंट का एरिया A2 है, इस तरीके से सो ऑन। जो Kth कंपार्टमेंट है उसका एरिया AK है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया, और A1, A2, A3 इनकी वैल्यू सेम नहीं है क्योंकि सबका एरिया डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे इसमें पार्टिकल्स को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहती हूँ वो 2 पार्ट पे या 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है अब स्टूडेंट। ठीक है, नंबर 1 साइज ऑफ कंपार्टमेंट,
कि जो मैं कंपार्टमेंट लूंगी उसका साइज क्या है। नंबर 2, वे ऑफ पार्टिकल चूज, कि मेरे पास टोटल पार्टिकल n है, मैं इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस तरीके से पार्टिकल को चूज करती हूँ उस बात पे भी हमारी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी। आई रिपीट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। नंबर 1, साइज ऑफ द कंपार्टमेंट। नंबर 2, द वे बाय विच आई चूज द पार्टिकल। गॉट माई पॉइंट। अब साइज ऑफ कंपार्टमेंट जो मैं ले रही हूं, इस प्रोबेबिलिटी को मैं कैपिटल G से डिनोट करूंगी स्टूडेंट। गॉट माई पॉइंट। और इसको मैं कैपिटल W से डिनोट करूंगी, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी उसको मैं कैपिटल P से डिनोट करूंगी। तो P निकालने के लिए P जो होगा वो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। कौन सी थ्योरम लगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्योंकि मुझे ये दोनों चीजें एक साथ कंसीडर करनी है। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लेती हूँ G, उसके बाद W, और दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो अब स्टूडेंट मैं आपके साथ बात कर रही हूँ G की। अब स्टूडेंट मान लो कि मैंने रैंडमली पार्टिकल को थ्रो किया, तो जिस कंपार्टमेंट का एरिया ज्यादा होगा, पार्टिकल का उस कंपार्टमेंट में आने के चांस ज्यादा होंगे। तो इट मीन्स कि ये प्रोबेबिलिटी जो है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किस पे? एरिया ऑफ द कंपार्टमेंट पे। तो मान लो मैंने किसी ith कंपार्टमेंट की बात की पहले आपसे, ठीक है। जनरल करने के लिए हम टोटल कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डीलिंग विद द ith कंपार्टमेंट, ठीक है। ith कंपार्टमेंट में मुझे एक पार्टिकल डालना है। मैंने पार्टिकल को थ्रो किया। अब मैं ये देखना चाह रही हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ith कंपार्टमेंट में ही आएगा। अगर ith कंपार्टमेंट का जितना ज्यादा साइज होगा, पार्टिकल के उस कंपार्टमेंट में आने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। तो मैंने लिखा GI इज इक्वल्स टू AI डिवाइड बाय कैपिटल A। मीन्स फेवरेबल एरिया क्या है? ith कंपार्टमेंट का एरिया, टोटल एरिया पूरे बॉक्स का एरिया। अब ith कंपार्टमेंट का जितना ज्यादा एरिया होगा, उस पार्टिकल को जिसको आपने थ्रो किया है उसका ith कंपार्टमेंट में आने के चांस बढ़ जाएंगे। गॉट माई पॉइंट। ये एक पार्टिकल की बात की मैंने कि मैंने एक पार्टिकल को थ्रो किया, वो ith कंपार्टमेंट में ही जाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी इस फैक्टर से पता लग रही है। अब मान लो मैंने 2 पार्टिकल डाले, तो 2 पार्टिकल डालोगे तो दूसरे के लिए भी यही होगा, ठीक है। 3 डालोगे आप उसी कंपार्टमेंट में तो तीसरे के लिए भी यही होगा। तो मैंने ये मान लिया कि मुझे ith कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल डालने हैं? Ni। अगर मुझे 2 डालने हैं तो स्क्वायर हो रहा है, 3 डालने हैं तो क्यूब हो रहा है। पार्टिकल कितने डालने हैं? Ni। तो इसका मतलब ith कंपार्टमेंट में पार्टिकल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Gi की पावर Ni, ठीक है। तो G की वैल्यू देखो, अब मैं जनरलाइज कर रही हूं, पहले मैंने एक ith की बात की। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहती हूं कि फर्स्ट वाले बॉक्स में, फर्स्ट कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल्स आए तो G1 की पावर N1, सेकेंड कंपार्टमेंट में मुझे N2 पार्टिकल्स चाहिए। इस तरीके से मुझे लास्ट जो kth कंपार्टमेंट में उसमें इतने पार्टिकल चाहिए। तो ये आपके पास आ गई कैपिटल G की वैल्यू। गॉट माई पॉइंट। ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? द प्रायरी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग इन अ गिवन कंपार्टमेंट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ शेल। शेल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। जिस शेल का साइज जितना ज्यादा होगा उसमें पार्टिकल के आने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास P में एक फैक्टर तो मैंने निकाल लिया, क्या? G। अब मुझे क्या निकालना है? W। तो अब मैं आपके साथ बात करती हूँ W की। उससे पहले हम इक्वेशंस को मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। अब मैं निकालना चाह रही हूँ W। अब W है क्या एक्चुअल में? W आपको क्या बताता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं
उनको हम किस तरीके से चूज करेंगे। देखो जैसे मैंने बोला कि मुझे फर्स्ट कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल डालने हैं। अब आपको पता आपके पास टोटल पार्टिकल हैं कितने, N है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से वाले N1 यहां जाएंगे, कौन से वाले N2 यहां जाएंगे। तो इसका मतलब इसको चूज करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। मैंने अब आपको अगर छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूं तो मान लो स्टूडेंट्स मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं, 1 2 3, मुझे कोई 2 चाहिए तो हो सकता है मैं इन दोनों को लूं, ये भी हो सकता है मैं इन दोनों को लूं, ये भी हो सकता है मैं इन दोनों को लूं। ये चीज बात कर रही हूं मैं कि टोटल पार्टिकल N है, मुझे N1 थ्रो करने हैं तो मैं कौन से वाले पिक करूंगी वहां से। अब मैं W में ये चीज देखूंगी, द वे, या ये कह दो द टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच पार्टिकल कैन बी चूज फ्रॉम अ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे पास टोटल पार्टिकल्स हैं N, मुझे उसमें से चूज करने हैं N1, सेलेक्ट करने हैं वहां से N1। तो कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम, NC_N1। अब NC_N1 का फॉर्मूला क्या होगा, दिस वन स्टूडेंट्स, N फैक्टोरियल, N1 फैक्टोरियल, फिर N-N1 का फैक्टोरियल। गॉट माई पॉइंट। मीन्स N पार्टिकल से हम N1 पार्टिकल्स को इस इतने वेज से चूज कर सकते हैं। अब हमने मान लो N1 पार्टिकल तो चूज कर लिए, तो अब हमारे पास टोटल पार्टिकल्स कितने रह गए, N-N1। अब इन N-N1 में से मुझे N2 चूज करने हैं, तो कैसे करोगे, N-N1 में से आपको N2 चूज करने हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, दिस वन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपने N2 पार्टिकल्स भी चूज कर लिए, अब आपके पास पार्टिकल्स कितने रह गए, N-N1 माइनस N2। अब इन पार्टिकल्स में से मैं कितने पार्टिकल्स चूज करूंगी स्टूडेंट्स, N3। ठीक है, इस तरीके से हम लास्ट में पहुंच जाएंगे NK के पास। ठीक है, तो ये N1 चूज करने के टोटल वेज, ये N2 को चूज करने के, ये N3 के। इस तरीके से हम सभी इन चीजों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, W। तो स्टूडेंट्स मैं अभी करती हूं इनको मल्टीप्लाई, देखो क्या बनेगा, दिस वन स्टूडेंट्स। मैंने सबको मल्टीप्लाई करके यहां रख लिया। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ, NC1 की यहां से, NC2 की यहां पे, NC3 की, NC4 की, सो ऑन। तो आप एक चीज नोट करो स्टूडेंट्स कि जो इसके डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है, ठीक है, वो अगले के न्यूमरेटर में आ रही है। अब इसके डिनोमिनेटर वाली टर्म अगले के न्यूमरेटर में आएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, नेक्स्ट वाली टर्म नेक्स्ट वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से हमारी टर्म्स कैंसिल, जैसे ये इसके साथ कैंसिल होगी, ये वाली नेक्स्ट के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास W की वैल्यू में N फैक्टोरियल किसी के साथ कैंसिल नहीं हो, तो N फैक्टोरियल एज सच, डिवाइड में आपके पास क्या रह जाएगा, N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल। इस तरीके से कहां तक जाओगे आप, NK फैक्टोरियल। गॉट माई पॉइंट। तो हमारे पास W की क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट, N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N1 का फैक्टोरियल, N2 का फैक्टोरियल, सो ऑन करते करते NK का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास साइज के अकॉर्डिंग ये आ गई वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे स्टूडेंट्स, ये देखो आपके पास ये जो W की वैल्यू आई है, अगर इसको हम कंपैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, W इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय पाई NI का फैक्टोरियल, और I की वैल्यू 1 से लेकर K तक। ठीक है, पाई वर्ड वहां यूज होता है जहां पे टर्म्स मल्टीप्लाई में हो। अगर ये समेशन सम में होती तो मैं यहां समेशन लगा देती। ठीक है, ये हमारे पास आ गई W की वैल्यू, और ये स्टूडेंट्स मेरे पास G की वैल्यू थी, इसको भी मैंने कंपैक्ट फॉर्म में लिख लिया। ये सब मल्टीप्लाई में है ना, तो वैसे ही मैंने पाई लगाया और यहां लिख दिया GI की पावर NI। ठीक है, तो अब मेरे पास G भी आ चुका है और W भी आ चुका है। मैं ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास P की वैल्यू आएगी, दिस वन स्टूडेंट्स। मैंने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये चीज बन गई। अब यहाँ पे पाई दोनों टर्म्स में आ रहा है, सेम वैल्यू की स्टार्टिंग है, सेम एंडिंग है, तो मैं इन सबको कलेक्टिवली लिख लेती हूँ स्टूडेंट्स।
तो n फैक्टोरियल हमारा इन दोनों टर्म्स से बाहर आएगा क्योंकि इसमें कहीं पे भी i नहीं है, और इन दोनों टर्म्स में समेशन पाई यूज हो रहा है, तो मैंने इन दोनों को कलेक्टिवली लिख दिया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया प्रोबेबिलिटी का फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल इन k कंपार्टमेंट, वो भी कंपार्टमेंट के अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप यहां तक कर लेना स्टूडेंट। ये ni है स्टूडेंट, सबस्क्रिप्ट में है, मतलब n के सबस्क्रिप्ट में है, g के सबस्क्रिप्ट में i, n के सबस्क्रिप्ट में भी, और यहां पे भी, और ये n फैक्टोरियल। गॉट माई पॉइंट? होप सो आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए आप इन दोनों आर्टिकल्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड दिस वन। स्टूडेंट्स, आप थ्योरी तो लिख लोगे, जिस तरीके से मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करना बताया कि हम G को कैसे लिखते हैं, W को कैसे लिखते हैं, वो चीज आपके लिए समझने वाली है। तो इसको आप अच्छे से करना, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है।